सबको लगता है कि सरकारी कंपनी कभी आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन ये बात है 2006 की, जब भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी BSNL थी, जिसका मार्केट शेयर 21% था और 2005 के अंदर 10,000 करोड़ का प्रॉफिट किया था और 2006 के अंदर 40,000 करोड़ का रेवेन्यू किया था। और पूरे भारत के अंदर एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया का नेटवर्क जहां बंद होता था, वहीं से BSNL का शुरू होता था। यानी कि हर जगह BSNL, 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 BSNL। लेकिन सभी लोग सही कहते थे, सरकारी कंपनी बहुत आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि जो BSNL सबसे आगे था उसके ऊपर 2022 में 40,000 करोड़ का कर्जा था और BSNL के हालत इतने खराब हो गए थे कि 2019-20 में 1,80,000 एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं थे और कई बड़े बड़े लोग कह रहे थे कि अब BSNL को बंद ही करना पड़ेगा। लेकिन BSNL के साथ ऐसा तो क्या हुआ जिसकी वजह से आज वो सबसे पीछे है? क्या इसमें कोई बड़े लोगों का हाथ है? और कैसे जियो और एयरटेल की एक गलती की वजह से BSNL मरते मरते बच गया? और क्या फिर से BSNL कमबैक कर पाएगा? ये सभी बातें जानते हैं आज की केस स्टडी वीडियो में। ये बात है 19वीं सदी की, जब भारत में अंग्रेजों का राज था और अंग्रेजों ने ही भारत के अंदर टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क की शुरुआत की थी। उसने 1850 में कलकत्ता से डायमंड हार्बर, यानी कि जो पश्चिम बंगाल में आया है, उसके बीच सबसे पहली टेलीग्राफ लाइन डाली थी। लेकिन टेलीग्राफ का मतलब क्या होता है? टेलीग्राफ का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जो तार की मदद से संदेश भेजने के लिए और प्राप्त करने के लिए जो यंत्र होता है, वो होता है टेलीग्राफ। पहले के समय में यही था और अंग्रेजों ने 4 साल बाद यानी कि 1854 के अंदर पूरे भारत के अंदर टेलीग्राफ लाइन बिछा दी और पूरे भारत के अंदर सभी लोगों के लिए टेलीग्राफ की सेवा होती है वो शुरू की और इसकी मदद से सभी लोग एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे थे। और आम जनता के लिए पहला टेलीग्राम मुंबई से पुणे के बीच जोड़ा था। और फिर 1902 के बाद इंडिया के अंदर वायरलेस टेलीग्राम भी आने लग गए थे, यानी कि एक दूसरे से बिना तार की मदद से डायरेक्ट बातचीत कर सकते थे। और फिर धीरे धीरे 1927 के बाद इंडिया के अंदर रेडियो का भी विकास हुआ और फिर जब 1947 के बाद देश आजाद हुआ, उसके बाद टीवी और टेलीफोन का मार्केट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। और फिर इन सभी चीजों के ऊपर नजर रखने के लिए और इन सबको कंट्रोल करने के लिए 1985 में डोट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को 2 भाग में बांट दिया। एक था इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट और दूसरा था टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। और बाद में डोट ने बड़े बड़े महानगर यानी कि दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए MTNL की शुरुआत की, यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। और फिर सरकार ने इंटरनेशनल टेलीफोन लाइन के जरिए इंडिया को दुनिया के अलग अलग देशों से जोड़ने के लिए VSNL की शुरुआत की, यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड। और आगे जाके यही कंपनी का नाम टाटा कम्युनिकेशन होता है। और फिर सरकार ने 1997 के अंदर ट्राई की शुरुआत की, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और फिर सरकार ने आम जनता के लिए टेलीकॉम सर्विस देने के लिए DTS की शुरुआत की, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन सर्विस। और आगे जाके इसका नाम बदलकर भारत संचार निगम लिमिटेड रखा, यानी कि BSNL। और इसकी शुरुआत 15 सितंबर 2000 से हुई थी। और BSNL का फोकस गांव के अंदर था ताकि वहां पर सभी लोगों को आसानी से इंटरनेट मिल सके। और BSNL अपनी सर्विस बहुत कम कीमत में दे रहा था, इसलिए भी सबसे आगे था, क्योंकि तब जनता इतनी अमीर नहीं थी और आज भी नहीं है। और तब पूरे देश के अंदर जो एयरटेल सबसे आगे था, उसको भी 2006 के अंदर 21% मार्केट शेयर के साथ पीछे रख दिया था। और फिर लगातार 2005 के अंदर 36,000 करोड़ का रेवेन्यू, 2006 के अंदर 40,000 करोड़ का रेवेन्यू, 2007 के अंदर 39,000 करोड़ का और 2008 के अंदर 38,000 करोड़ का रेवेन्यू था। और BSNL सरकार का पैसों का खजाना बन गया था, इतना पैसा आ रहा था। और 2008 के अंदर BSNL पूरे भारत का सबसे बड़ा 40,000 करोड़ का IPO भी लाने वाला था, जिसकी वैल्यू 4 लाख करोड़ यानी कि $100 बिलियन थी। और उस समय की रिलायंस कम्युनिकेशन, एयरटेल, इन सबका मार्केट कैप भी मिला देना तो भी वो BSNL को टक्कर नहीं दे सकते। और अगर BSNL का ये IPO लिस्ट होता तो वो आज भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी होती, लेकिन ये IPO आया ही नहीं। और फिर उसके बाद BSNL का खराब समय शुरू होता है। BSNL के अंदर ऐसा कुछ तो हो रहा था
जिसकी वजह से आज वो सबसे पीछे है। ये बात है 2004 से 2006 के बीच की, जब दयानिधि मारन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे। उसने अपने भाई कयानिधि मारन, जो कि सन टीवी नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, और सन टीवी को फायदा पहुंचाने के लिए बीएसएनएल की 764 हाई स्पीड डेटा लाइन का इस्तेमाल किया और एकदम फ्री में इस्तेमाल किया। इसका एक भी रुपया किसी को भी नहीं दिया और इसकी वजह से बीएसएनएल का करोड़ों का नुकसान हुआ था। और इसके बाद बीएसएनएल की प्रॉब्लम और बढ़ने लगती है। फिर 2007 से 2010 के बीच ये राजा यूनियन मिनिस्टर थे कम्युनिकेशन के, और उसने 2G के जो स्पेक्ट्रम होते उनका लाइसेंस पहले आओ और पहले पाओ, ये योजना के जरिए सभी जो नई नई टेलीकॉम कंपनी थी उसको दे दिए थे। और इसकी वजह से सरकार को जो लाइसेंस के पैसे ज्यादा मिलने वाले थे वो मिले नहीं। और रिपोर्ट के अनुसार 1,76,000 करोड़ का नुकसान सरकार को हुआ था। देश को इससे 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और ये 2G का स्कैम बहुत बड़ा था, इसकी बात कई और वीडियो में करेंगे। और आपको भी पता होगा कि 2005 से 2011 के बीच टेलीकॉम सेक्टर में बहुत नई नई प्राइवेट कंपनी आने लग गई थी और वो नई नई टेक्नोलॉजी ला रही थी, और उसे कोई भी चीज की कमी होती थी तो वो बाहर के देशों से ला लेते थे। और इसकी वजह से प्राइवेट कंपनियों का नेटवर्क बहुत तेज था। लेकिन बीएसएनएल के अंदर ये सब कुछ उल्टा हो रहा था, क्योंकि बीएसएनएल को कुछ भी करना हो तो उसे कई सारी मिनिस्ट्री की परमिशन लेनी पड़ती थी। और इसकी वजह से प्राइवेट कंपनियों को बहुत फायदा हो रहा था, क्योंकि बीएसएनएल में जब तक परमिशन मिलती थी तब तक ये प्राइवेट कंपनियां अपना काम कर चुकी होती थी। और आपको भी पता है कि सरकारी कंपनियों के अंदर डिसीजन बहुत स्लो लेते हैं, वो कोई भी काम अपने तरीकों से नहीं कर सकते थे और ये बाकी की कंपनी अपने मुताबिक कुछ भी कर सकती थी। और बीएसएनएल का पीछे रहने का एक वो रीजन था कि कर्मचारियों का खर्चा। बीएसएनएल अपने रेवेन्यू का 75% पैसा होता है वो अपने एम्प्लॉय की सैलरी देने में जाता है। और अगर दूसरी कंपनी यानी कि एयरटेल से कंपेयर करें तो इसका सिर्फ 4.6% रेट है। यानी कि अगर बीएसएनएल 100 रुपये कमाता है तो उसमें से 75 रुपये सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी देने में जाता है। और अगर एयरटेल 100 रुपये कमाता है तो उसमें से वो सभी एम्प्लॉय को सिर्फ 4 रुपये ही देता है। और इसीलिए बीएसएनएल अपने नेटवर्क को बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ा पाया, क्योंकि पैसा ही पीछे नहीं बच रहा था। लेकिन बीएसएनएल की एक बात अच्छी थी कि वो कई सारे एम्प्लॉय को रोजगार देता था। बीएसएनएल का फेल होने का तीसरा रीजन था जियो की एंट्री। जियो ने आते ही सभी लोगों को 4G इंटरनेट फ्री में देना शुरू कर दिया और इसकी वजह से सभी लोग जियो की तरफ जाने लग गए। और इसकी वजह से आपको भी पता होगा कि कई सारी प्राइवेट कंपनियां बंद हो गई या मर्ज हो गई। और बीएसएनएल का भी अंत हो ही चुका होता, लेकिन वो सरकारी कंपनी थी इसलिए बच गई। और इसमें कई लोगों का कहना था कि इस प्राइवेट कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने बीएसएनएल को सबसे पीछे रखा और बीएसएनएल के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। अब ये सही है या गलत ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाल ही में न्यूज आ रही थी कि 2024-25 के अंदर बीएसएनएल पूरे भारत के अंदर 4G शुरू करेगा, जो कि मुकेश भाई ने 2016 में सबको 4G फ्री दे दिया था। वो आज 10 साल बाद बीएसएनएल 4G ला रहा है, यानी आप सोच सकते हो कि कितना समय लग रहा है। और ऐसा ही रीजन की वजह से आज बीएसएनएल सबसे पीछे है। और इसी के बीच 2024 में एक न्यूज आती है, बीएसएनएल इज अ बैक, बीएसएनएल की वापसी। लेकिन क्या सच में बीएसएनएल फिर से कमबैक करेगा? ये बात थी 3 जुलाई की, जब जियो और एयरटेल ने अपने सभी रिचार्ज प्लान को 20 से 25% बढ़ा दिया। और आपको भी पता होगा कि जियो, एयरटेल, वीआई के अलावा कोई भी बड़ा प्लेयर मार्केट के अंदर है ही नहीं। इसकी वजह से ये प्राइवेट कंपनी अपनी मनमानी तो करने वाली है, इसलिए सभी लोगों ने सोचा कि अब बीएसएनएल में जाना ही पड़ेगा। बीएसएनएल के प्लान तो सबसे सस्ते हैं और इसकी वजह से सभी लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। और 3 जुलाई के बाद 2.7 मिलियन यानी कि 27 लाख से ज्यादा लोगों ने बीएसएनएल के अंदर सिम पोर्ट करवाया है। और ये नंबर और भी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि बीएसएनएल का नेटवर्क कितना तेज है, मतलब है ही नहीं। और इसी बीएसएनएल के नेटवर्क को सुधारने के लिए टाटा की टीसीएस ने बीएसएनएल के साथ 15,000 करोड़ की डील कंफर्म की है। और इस डील के बाद 1,000 से अधिक गांव के अंदर 4G लॉन्च करेंगे। और जब से बीएसएनएल के साथ टाटा का नाम आया तब से लोगों के अंदर ट्रस्ट और भी बढ़ गया है कि बीएसएनएल इन सबको टक्कर देगा। और बीएसएनएल भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। उसने 4G के लिए 9,000 से भी ज्यादा टावर लगाए हैं और सरकार से हाल ही में 90,000 करोड़ जितने पैसे मिले हैं, ताकि वो अपने कर्ज को भी बहुत कम करे और अपने नेटवर्क को बहुत तेजी से आगे बढ़ाए। और बीएसएनएल 1 लाख 4G साइट को बना रहा है, जिसके बाद वो उसको 5G के अंदर भी कन्वर्ट कर पाएंगे। इसके बाद मुकेश काका का तो हाल कुछ बेहाल है।
लेकिन सवाल तो फिर से यही है, क्या बीएसएनएल जियो एयरटेल को टक्कर देगा? इसका जवाब एकदम सिंपल है। वो अगर अपनी सेवा जल्दी लाता है 5G और 4G की और सबको फास्ट इंटरनेट देता है तो वो इन सबको टक्कर दे सकता है, क्योंकि बीएसएनएल में सभी लोगों को जाना तो है लेकिन उसके आसपास उसके कोई टावर ही नहीं है और उसकी स्पीड ही नहीं आ रहा। शायद आपको भी यही प्रॉब्लम होगा। और बीएसएनएल को बचाने के लिए जियो और एयरटेल का भी आभार। अगर उसने अपने प्लान नहीं बढ़ाए होते तो फिर से बीएसएनएल अपना काम धीरे धीरे ही करता। अब देखते ही टेलीकॉम वॉर के अंदर कौन जीतता है। अभी तो बीएसएनएल बहुत मेहनत तो कर रहा है, देखते आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है, बीएसएनएल सबको टक्कर देगा? आप कमेंट में जरूर बताएं। और अगली बिजनेस केस स्टडी किसके ऊपर बनाओ प्लीज दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी जरूर करें। तब तक के लिए आप ये वीडियो भी देख सकते हो।